इसे एक दर्पण कहते हैं। दर्पण दर्पण को बनाने के लिए किसी चिकने धागे या शीशे के एक हिस्से को ले लिया जाता है और किसी एक हिस्से को उसको पॉलिश कर दिया जाता है, तो वह दर्पण का रूप हो जाता है। दर्पण मुख्यतः दो तरह का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण होता है, और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर और समतल दर्पण प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है ये हम समझेंगे। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण को समझने के लिए हम आपको बताते हैं। यहां से पहले हम देख लेंगे इस तरह से जो दर्पण का विभाजन होगा वो तीन रूप में होगा। दर्पण समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्पण तीन तरह का दर्पण होता है। गोलीय दर्पण शीशा, एक गोलाकार शीशा होता है, शीशे से काटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरी सतह चमकदार रहती है। चमकदार सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश अपने मार्ग में, अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। ये सब हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले फेनोमेना में देखेंगे कि क्या कैसे क्या होता है, अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण में हम देखेंगे, देखिए एक गोलाकार गोला होता है। अगर हम इसके एक अंश को यहाँ से काट लेते हैं इतने, ठीक है, गोले का एक टुकड़ा होता है। गोला में हम जानते हैं गोला में अपना केंद्र होता है। ये आगे चल के दर्पण का वक्रता केंद्र बन जाता है। गोले की एक अपनी त्रिज्या होती है, ये पूरी एक त्रिज्या कहलाती है गोले की, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण को समझने के लिए हम आपको बताते हैं। समतल दर्पण प्लेन में होता है। देखिए एक लाइन खींच लिया, ठीक है, इसके एक हिस्से को पॉलिश कर दिया तथा दूसरे हिस्से को चमकदार रखा। इस तरह से जो दर्पण प्राप्त होता है उसे गोलीय दर्पण, प्लेन या समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण में पूछा जाता है कि इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इस दर्पण का नाम क्या हो गया, नाम हम लिख लेंगे। नाम इस दर्पण का है नाम समतल दर्पण। अब आपको हम एक चीज समझाएंगे, यहाँ आप समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है। इसका नाम समतल दर्पण हो गया। अब हम इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जानने के लिए हम ये करेंगे, जैसे देखिए अगर हम कोई बहुत बड़ा सा गोला बहुत बड़ा सा ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा सा गोला है। अब मैं इस गोले को देखिए मिटा देता हूं, ठीक है। अभी इस टुकड़े को, ये गोले का एक हिस्सा है, लेकिन हम अगर इस पर्टिकुलर टुकड़े की बात करें तो आप बता नहीं सकोगे कि ये गोले का हिस्सा था, ठीक है। तो प्लेन दर्पण भी किसी एक बहुत बड़े गोले का एक हिस्सा होता है, एक अंश होता है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि इसका जो वक्रता केंद्र हुआ होगा वो अनंत पे होगा। तो अगर वक्रता केंद्र अनंत पे है तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या एक्चुअली वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी होती है। तो हम उसकी वक्रता त्रिज्या जो r से डिनोट होती है उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं।
एक बहुत बड़े गोले का एक हिस्सा होता है समतल दर्पण, ये भी एक गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। तो इसका जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा वो अनंत के बराबर हो जाएगा। अब जब वक्रता त्रिज्या अनंत के बराबर होगी तो फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसको भी अनंत मान लेते हैं। और जब दर्पण के पावर की बात आती है, पावर अगर निकालना होगा तो पावर P बराबर होता है 1/f। तो जब एक को इंफिनिटी से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो समतल दर्पण का पावर होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये समतल दर्पण के टर्म में हो गया। अब आगे हम आप लोगों को बताएंगे समतल दर्पण के बारे में, आप लोग जान गए होंगे। समतल दर्पण का जो वक्रता की त्रिज्या होता है वो अनंत पे होता है और फोकस दूरी भी अनंत पे होता है। ये आपको फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी जो होता है वो दर्पण के ध्रुव से फोकस, मुख्य फोकस तक की दूरी होती है। ये भी आपका अनंत हो गया। अब आपका पहला दर्पण तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें से कई बार पूछ लेता है कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वो कहता त्रिज्या क्या होती है, तो क्या बोलेंगे आप? इनफाइनाइट। ठीक, अब आपका दूसरा दर्पण आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण देखिए, गोले का एक बड़े गोले का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अब एक चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, कोई सा भी दर्पण हो, दर्पण के हमेशा दर्पण को दाहिने साइड से पॉलिश किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और बाएं साइड को चिकना रखिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रकाश की किरण को हमेशा बाएं साइड से ही डालना चाहिए। ठीक, अभी आपको आगे हम चिन्ह परिपाटी भी बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो अगर हम इसके दाहिने साइड को पॉलिश कर देते हैं, उभरे हुए हिस्से को जब पॉलिश कर देते हैं और धसे हुए हिस्से को चमकदार रखते हैं तो इस तरह से प्राप्त दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में ये समझ गए होंगे आप। अवतल दर्पण में जो देखिए, यहाँ एक दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव दर्पण पे स्थित हुआ पॉइंट होता है जो दर्पण को दो भागों में विभाजित करता है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण से कोई भी दूरी इसी दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है। अब अगर मान लीजिए ये दर्पण है तो ये भी एक गोले का हिस्सा है। ये गोला ये दर्पण जिस गोले से कटा हुआ होता है उसका अपना वक्रता केंद्र इस दर्पण का ध्रुव का वक्रता केंद्र बनता है। तो मान लीजिए जो वक्रता केंद्र है ये C। अभी हम वक्रता केंद्र का एक यहाँ से परिभाषा आपको बताए हैं, आगे एक और परिभाषा आपको हम समझाएंगे कि वक्रता केंद्र को एक तरह से और भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अगर वक्रता केंद्र और दर्पण के मुख्य ध्रुव को जो रेखा मिलती है या वह रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस अथवा मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है और दर्पण का ध्रुव क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होती है। ठीक, अब एक बात और समझिए। अब हम बताएंगे यहां से दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है पोल। ठीक है, पोल तक के बीच की दूरी को कैपिटल R कहते हैं। इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये बराबर होता है R के, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता केंद्र तथा
दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब कुछ नियम आपको हम बताते हैं। अगर प्रकाश की कोई ऐसी किरण इस दर्पण पे आपतित करते हैं जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समझिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। देखिए, एक प्रकाश की किरण मैंने यहाँ पे दर्पण पे डाल दिया, एक प्रकाश की किरण समांतर है जो यहां से डाल दिया, एक प्रकाश की किरण मैंने यहां से डाल दिया। ठीक है, ये प्रकाश की किरण दर्पण को किसी न किसी बिंदु पर काट रही है। तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को, दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, ये जो सारी रेखाएं हैं जो ये दर्पण के जिस बिंदु पर काटती हैं वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं। अब हम एक चीज और आपको समझ लेंगे कि जो दर्पण का मुख्य फोकस होता है उसका दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस दूरी कैसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। ठीक, अब आपको एक चीज और हम समझा रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया था आपको, अगर हम जो दर्पण का थोड़ा द्वारक को ऐसे बढ़ा लेते हैं, ऐसे, ठीक, दर्पण के द्वारक को बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारा वक्रता केंद्र यहाँ पे है। अब देखिए, अब हम मानते एक प्रकाश की किरण को, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह दोबारा ये प्रकाश की किरण को हम डालें तो दर्पण पे टकराने के बाद वो अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। ठीक, ये नियम होता है। तो हम एक परिभाषा यहां से इसका और प्राप्त कर सकते हैं कि अगर किसी प्रकाश की किरण को दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित किया जाए, तो दर्पण पे टकराने के पश्चात अगर वो उसी मार्ग पे वापस हो जाती है तो मुख्य अक्ष पे स्थित उस बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब एक चीज और आपको समझाते हैं। दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है और जो मुख्य फोकस होता है उसके बीच एक संबंध होता है जो कि ये होता है, कहा जाता है कि दर्पण का वक्रता केंद्र मुख्य फोकस का 2 गुना होता है, यानी C=2F। ठीक, अब ये कहां से आता है मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे आता है, देखिए, इसके लिए हम इसको मिटा लेते हैं और हम बनाएंगे एक दर्पण। इसके लिए पहले आपको हम समझाते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ लें आप लोग, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन हम मान लेते हैं कि कोई एक चिकनी सतह है। ठीक, ये एक चिकनी सतह है। अब एक प्रकाश की किरण को हम इस पे आपतित करते हैं ऐसे। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है। तो जिस बिंदु पे चिकनी सतह पे ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे काटती है उसको ये मान लेते हैं, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक, आपतन बिंदु कहते हैं। तो अब आपतन बिंदु पर एक हम 90 डिग्री का एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक, अभिलंब खींच लेते हैं। अब ये प्रकाश की किरण यहां पे टकराने के बाद
मान लीजिए ये माध्यम ईयर है, ये माध्यम हवा मान लेते हैं हम। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ती है तो वह अपने माध्यम में लौट जाती है, ठीक है, किसी न किसी एंगल पे लौट जाती है। इस पूरे फेनामेना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए आप लोग? प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण को किसी चिकनी सतह पर डालते हैं तो वह अपने माध्यम में किसी न किसी कोण पर वापस हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस आपतन बिंदु पे एक हम अभिलंब खींच लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला ये होता है, ये आपको बहुत जरूरी क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम ये होता है कि ये होता है, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण, और इसे कहते हैं अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। देखिए माध्यम क्या है? हवा है, ठीक, पहला नियम है। और दूसरा नियम यह है, पहले आप दूसरा नियम समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, ठीक है। तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित किरण आर कहते हैं, ठीक। तो इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण, आई को आपतन कोण, आर को परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम परावर्तन का यह है कि आपतन कोण का मान आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। यानी दूसरा नियम यह है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। और पहला नियम यह है कि तीनों, पहले नियम में क्या लिखोगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में रहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन, यही पूरा था प्रकाश का परावर्तन। अब आपको प्रकाश का परावर्तन मुझे इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि अभी हम संबंध आप लोगों को दिखाएंगे कि आर इज इक्वल टू, हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि आर इज इक्वल टू 2f कैसे होता है, ठीक। आर इक्वल टू, यानी दर्पण का वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस के 2 गुने के बराबर होती है, कैसे? तो इसके लिए हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण मतलब क्या? उभरे हुए हिस्से को पॉलिश कर लो। दर्पण के ध्रुव P से डिनोट कर लेते हैं। इसका ये हो गया मुख्य अक्ष, यहां इसका वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र यहां मान लेते हैं, ठीक। अब एक प्रकाश की किरण इसके समानांतर चलाते हैं तो हम जानते हैं प्रकाश के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। अब यहां से हम लोग एक क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए ये दर्पण को ये बिंदु पर काटती है, तो ये बिंदु को हम वक्रता केंद्र से मिला लेंगे, ठीक। ये हो गया, वक्रता केंद्र से मिला लिया। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये मान लीजिए दर्पण है, एक चिकना सतह है, चिकनी सतह पे ये आपतन बिंदु मान लेंगे। अभी इसीलिए आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन मैंने पढ़ाया है। अब ये कोई प्रकाश की किरण है जो इस बिंदु पर पड़ती है तो इसको आपतित किरण कहेंगे, और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो मतलब ये देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहेंगे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को
परावर्तन कोण आर कहेंगे। अभी हम लोगों ने परावर्तन का